के साथ कमरुद्दीन खान। इस वक्त की बड़ी खबर राजनांद गांव से, जहां पर व्यापारी के बेटे का अपहरण हुआ है। आईपीएल के लेन देन के विवाद में अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। सोमनी थाना इलाके की यह घटना है। युवक का नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर राजनांद गांव से, जहां पर व्यापारी के बेटे का अपहरण हुआ है। आईपीएल के लेन देन के विवाद में अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। सोमनी थाना इलाके की यह घटना है। युवक का नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजनांद गांव से, जहां पर एक व्यापारी के बेटे के अपहरण की वारदात सामने आई। तो राजनांद गांव से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर व्यापारी के बेटे का अपहरण हुआ है। आईपीएल के लेन देन के विवाद में अपहरण किया गया है। सोमनी थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। युवक का नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त राकेश जुड़े हैं। राकेश, बताइए पूरी खबर क्या है? जी कमरुद्दीन, मैं आपको बता दूं कि कुछ दोस्तों के साथ जो युवक है उसका जो अपहरण हुआ है वो खाना खाने आया था ढाबा में। इस दौरान बीती देर रात जब इन लोग खाना खा रहे थे तो आईपीएल मैच का जो पैसे का लेन देन है, इसको लेकर अपहरण की बात सामने आ रही है। इस युवक को कुछ लोग आए और अपने साथ उठा के ले गए हैं और पूरे मामले में पुलिस अभी जांच में जुटी है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मामले को अभी पुलिस स्पष्ट नहीं कर रही है कि क्या है कारण। और राकेश, यहाँ आईपीएल लेन देन का मतलब तो आईपीएल पर सट्टा खेलना होता है क्या? सट्टा खेला जा रहा था? जी हाँ, निश्चित ही आईपीएल का मैच इस समय चल रहा है। क्रिकेट का खुमार पूरे लोगों पे चढ़ा हुआ है। इसी दौरान इसमें लोग सट्टेबाजी भी करते हैं, सट्टा खेला जाता है। इसी के पैसे के लेन देन को मामला सामने आ रहा है कि पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ है और इस कारण से उनके बेटे को उठा लिया गया है। क्या परिजनों की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है? जी हाँ, पूरे मामले को लेकर सोमनी थाना में अपराध दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है और आरोपी पकड़े जाने के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। पुलिस की जांच अभी जारी है। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर लगता है कि गंभीरता नहीं दिखा रही, क्योंकि ये दो मामला हो जाता है ऐसे में। राकेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आईपीएल पर सट्टा और प्लस अपहरण की ये वारदात वाकई गंभीर घटना है। और रायपुर से खबर, जहां पर मंत्री शिव डहरिया से ठगी की कोशिश हुई। फेसबुक मैसेंजर के जरिए पैसे मांगे गए हैं। अकाउंट में 20,000 रुपए मांगे गए। अकाउंट में 20,000 रुपए मांगे। 20,000 का 22,000 लौटाने का वायदा किया गया। पैसे की आवश्यकता बताकर रुपए मांगे गए। मंत्री शिव डहरिया ने मामले की शिकायत दर्ज करा दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री शिव डहरिया ने मामले की शिकायत कर दी है। मंत्री शिव डहरिया से ठगी की कोशिश का वाकया सामने आया। फेसबुक मैसेंजर के जरिए पैसे मांगे गए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। अवधेश, मंत्री शिव डहरिया से ठगी की कोशिश, और ये बताइए क्या शिव डहरिया फेसबुक खुद चलाते हैं? बिल्कुल, देखिए ये छत्तीसगढ़ में बड़े अजीब वाकया है कि पहले अधिकारी आईएएस से लेके आईपीएस के अकाउंट को हैक किया गया, उनके जरिए पैसे मांगे गए। अब मंत्री भी अब जो ठगी जो हैकर है उनके हत्थे चढ़ गए हैं। मंत्री शिव डहरिया का फेसबुक मैसेंजर हैक किया गया और बाकायदा एक व्यक्ति को मैसेज किया गया। मंत्री के द्वारा 20,000 रुपए की मांग की गई। काफी लंबा चौड़ा ये कन्वर्सेशन हुआ है और उसमें ये मंत्री की ओर से जो जिस हैकर ने जो मंत्री के नाम से जो हैकिंग की जो पैसे मांगे, उसने 20,000 के बदले 22,000 रुपए देने का वादा किया। मंत्री के द्वारा ये भी कहा गया कि कोई व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, उसे राजेश कुमार नाम का कोई व्यक्ति है, उसे अब पैसे की आवश्यकता है। तो कुल मिला के ये समझा जा सकता है कि हैकरों के हौसले अब इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब मंत्री तक को निशाना बनाया जा रहा है। पहले अधिकारी, आईपीएस और आईएएस इसकी जद में। प्रदेश का साइबर सेल कितना एक्टिव है इन मामलों को लेकर? देखिए, इन तमाम शिकायतों के बाद, मामलों के बाद बताने के लिए काफी है कि साइबर सेल कितना एक्टिव है और एक्टिव होने के साथ साथ ही कितना पुख्ता तरीके से काम कर रहा है कि दर्जनों शिकायतों के बाद भी नित नए शिकायत सामने आ रहे हैं। मंत्री भी इसके जद में आ चुके हैं। मंत्री का भी जो अकाउंट है उसे हैक कर लिया गया। आईएएस आईपीएस के तो कई बार अकाउंट हैक किए जा चुके हैं। तो सवाल यह है कि एक लंबा चौड़ा सेटअप जो है वो साइबर सेल का अवधेश, यहाँ पर एक चीज क्लियर करिए, क्या अकाउंट हैक करने की धमकी थी? क्योंकि बात तो ये भी है कि भाई 20,000 का 22,000 लौटाने का वादा भी किया गया।
बिल्कुल देखिए, ये बीते तकरीबन 6 महीने से छत्तीसगढ़ में इस तरह की वारदात की संख्या में इजाफा हुआ है कि जो हैकर होते हैं वो सीधे फेसबुक को हैक कर लेते हैं या फिर उनके अकाउंट की कॉपी बना लेते हैं और उसके जरिए उनके जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो लोग होते हैं उन्हें मैसेज करके उनसे पैसे मांगने की लगातार शिकायत। चलिए उदेश, बिल्कुल, और कॉपी बना लेते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसीलिए अब एक नया दस्तूर भी शुरू है, क्योंकि आमतौर पर जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं उनके जो अकाउंट होते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो या ट्विटर अकाउंट हो, वो वेरीफाइड कराए जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कांग्रेस प्रत्याशी का आज ऐलान हो सकता है। मरवाही उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान हो सकता है। आला कमान आज ऐलान कर सकता है। चुनाव समिति ने नामों का पैनल भेज दिया है। 3 नवंबर को मरवाही में उपचुनाव है और ऐसे में आला कमान किसके नाम पर मुहर लगाता है, ये लगातार इंतजार रहेगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मरवाही उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान आज हो सकता है। आज दिल्ली से एक बड़ी खबर आ सकती है, मरवाही में कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि के ध्रुव जो हैं, उनका नाम इस पूरे पैनल में सबसे आगे रखा गया था और इस पैनल को चुनाव समिति की बैठक के बाद आपको बता दें दिल्ली भेजा गया था और आज आला कमान ऐलान कर सकता है मरवाही का योद्धा कौन होगा। तो कांग्रेस में कौन होगा प्रत्याशी, कांग्रेस का प्रत्याशी मरवाही में कौन होगा, आज इस बात का खुलासा हो जाएगा। 3 नवंबर को यहां उपचुनाव है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रायपुर से सुरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, जब नामों का पैनल भेजा गया था यहां से बैठक के बाद, तो 4 नाम उसमें थे और के ध्रुव साहब का नाम सबसे आगे था। बताइए कब तक नामों का ऐलान हो सकता है? देखिए कमरुद्दीन, जिस तरह से अगर बात करें चुनाव समिति की बैठक हुई, बैठक के बाद जो पीएल पुनिया कल रात को ही दिल्ली रवाना हो गए थे और दिल्ली वो पहुंच चुके हैं और दिल्ली में आज उन्होंने जो है सोनिया गांधी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस की, उनको रिपोर्ट सौंप दी है यहाँ पर, जो क्योंकि एक ही सीट के लिए मरवाही उपचुनाव होना है, उसके लिए उन्होंने वहाँ पे सौंप दिया है। ये संभवतः माना जाए कि आज शाम तक जो फाइनल नाम है मरवाही उपचुनाव का कांग्रेस की तरफ से, वो फाइनल कर दिया जाएगा। उसके बाद जिस तरह से लगातार जिस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मरवाही का जो अखाड़ा है उनकी पार्टी ही जीतेगी और क्योंकि परंपरागत सीट कांग्रेस की है वो मरवाही, तो वो सीट जीतेंगे। तो वहीं अब बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक भी हो चुकी है, उसमें भी करीब आधा दर्जन से नाम अधिक के नाम जो फाइनल हुए, उसमें एक नाम को फाइनल करना है। तो उसमें भी कोई डॉक्टर प्रत्याशी हो सकता है, इस तरह से सूत्रों के हवाले से खबर है। तो ये माना जाए कि कांग्रेस की लिस्ट पहले आएगी, उसके बाद में बीजेपी का जो प्रत्याशी उसका भी नाम सामने आ जाएगा। तो ये माना जाए कि बीजेपी कांग्रेस का तो लग रहा है कि जल्द ही आ जाएगा, लेकिन जोगी कांग्रेस अभी पत्ते क्यों नहीं खोल रही? हालांकि दमखम दिखा रहे हैं अमित जोगी अभी से ही, लेकिन जो पेंच है वो फंसा हुआ है। सर्टिफिकेट को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। ऋचा जोगी की जाति का मामला भी तूल पकड़ रहा है। देखिए कमरुद्दीन, जो अमित जोगी की बात करें तो उनकी जाति को लेकर मामला फंसा हुआ है। ऋचा जोगी का नया जाति का पेंच फंस गया है और अब जिस तरह से वहां पर अभी तक आधिकारिक रूप से कोई घोषणा जोगी कांग्रेस की पार्टी ने नहीं किया है कि वहां प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन उनके जो विधायक दल के नेता है धर्मजीत सिंह, उन्होंने जरूर घोषणा की थी मरवाही में कि उनके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अमित जोगी, वही मरवाही विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी आधिकारिक जो एक सूची होती है उसके जिसके तहत पूरी जो कार्यकारिणी की जो लिस्ट फाइनल करती है, उसके बाद में साइन होते हैं, दस्तखत होते हैं, उसके बाद फाइनल होता है नाम। इस तरह से कोई लिस्ट अभी जोगी कांग्रेस की तरफ से नहीं जारी की गई है। लेकिन अमित जोगी पिछले 1 हफ्ते से पूरी तरह से मरवाही में अपना कैंप जमा के रखे हुए हैं। लगातार वहीं से जो सरकार के जो काम है उनको लेकर वो सवाल भी उठा रहे हैं और सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। लेकिन अभी तक जोगी कांग्रेस भी ने पत्ता नहीं खोला है, ना तो कांग्रेस ने पत्ता खोला है, ना ही बीजेपी ने। तीनों राजनीतिक दलों ने वहां पे अभी तक पत्ता नहीं खोला है। लेकिन अमित जोगी के लिए एक बड़ा सवाल यह कि उनकी जाति को लेकर पेच फंसा हुआ है। ऋचा जोगी की जाति को लेकर 12 तारीख यानी कि कल जिस तरह से जो जिला स्तरीय जो छानबीन की समिति है जाती है, वो उनको बुलाया गया है। चलिए, तो सुरेंद्र कुल मिलाकर ये लग रहा है जिस तरह आप बता रहे हैं कि हमेशा उम्मीदवारों का नाम बाद में घोषित करने वाली पार्टी कांग्रेस, वो लगता है कि इस बार सबसे पहले अपना उम्मीदवार दे देगी और आज जिसका इंतजार भी खत्म हो जाएगा लगभग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मरवाही उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दल जहां एक तरफ चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के साथ हाथ से हाथ मिलाने के लिए बीजेपी और जोगी कांग्रेस के नेता अपने दल को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, जिसको लेकर सूबे में राजनीति भी शुरू हो चुकी है।
मरवाही चुनाव के अखाड़े में राजनीतिक दलों ने अपने दांव पेच दिखाने शुरू कर दिए हैं। सत्ताधारी दल कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए लगातार दूसरे दल के नेता आ रहे हैं। मरवाही उपचुनाव के दौरान जोगी कांग्रेस के 3 नेताओं ने अमित जोगी का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। तो वहीं अब मरवाही विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी से 3 नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया और लगातार जोगी कांग्रेस का कुनबा ऐन चुनाव के समय बिखरता जा रहा है। स्वाभाविक है कि मारवाही क्षेत्र में भी चुनाव होने वाले हैं, तो मारवाही क्षेत्र में के जो सामाजिक क्षेत्र के और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हों, चाहे छजका हों चाहे वो भाजपा हों, वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में जुड़े। मारवाही से कांग्रेस का विधायक चुने जाने वाला है, जो क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। और ऐसे सारे लोगों का जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, सबका कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। तो वहीं जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता भगवानू नायक का कहना है कि मरवाही उपचुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस पार्टी साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है, लेकिन जीत अमित जोगी की ही होगी और वहां की जनता की जीत होगी। दूसरी तरफ बीजेपी के आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि चाहे कांग्रेस पार्टी वहां कितने भी जतन कर ले, कितनी भी चालें चल ले, आखिर में जीत बीजेपी के प्रत्याशी की ही होनी है। लगातार सत्ता बल, बाहुबल और धनबल की आड़ पर हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है। बावजूद इसके जीत जनबल की होगी, जीत अमित जोगी की होगी, जीत स्वर्गीय अजीत जोगी के विचारों की होगी। देखिए, कांग्रेस की हमेशा रणनीति रही है कि वो सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जनप्रतिनिधियों को मिलाया जाए, कार्यकर्ताओं को तोड़ा जाए और आम जनता को किस तरीके से वो किया जाए, ये प्रताड़ित करने का काम है। लेकिन हमारे लोग समझ चुके हैं कितने कुछ भी कर ले कांग्रेस सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पूरे मजबूती के साथ में लड़ेगी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वहां हमारे विधायक चुन करके आएंगे। मरवाही के अखाड़े को जीतने के लिए सत्तारूढ़ दल कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है, लेकिन जीत हार का फैसला तो मरवाही की जनता को ही करना है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो कुल मिलाकर मरवाही उपचुनाव को लेकर सियासत चरम पर है। चुनाव के करीब आते ही जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो चुकी है, गर्मा चुकी है। बीजेपी और जोगी कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। इस सियासी उठापटक के बीच राजनीतिक दलों का चुनावी समीकरण गड़बड़ाने लगा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डरी हुई है और जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। कांग्रेस इसे बीजेपी और जोगी कांग्रेस के कुशासन का परिणाम बता रही है। भाजपा के लोग कोई भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। जो इधर उधर से आए हैं वही इधर उधर कर रहे हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सवाल है, प्रश्न है, कार्यकर्ता हमारे प्रतिबद्ध हैं। एक भी कार्यकर्ता इधर से उधर नहीं होंगे। वो सब लोग इस विकास के माध्यम से अपने जिले के विकास को लेकर कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिनके रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है, जो कांग्रेस की नीति रीति सिद्धांतों के साथ थे, पर कुछ परिस्थितियों उस पर्टिकुलर मरवाही विधानसभा क्षेत्र होने के कारण वो अपने आप को जगह से अलग नहीं कर पाए। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज लोकवाणी के जरिए प्रदेश की जनता से मुखातिब हो रहे थे। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों को न्याय, स्वाभिमान और स्वावलंबन की जिंदगी देना है। सीएम ने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना से लोगों को मिल रहे फायदे के बारे में जानकारी दी। सीएम ने भोपालपट्टनम में बांस आधारित कारखाना लगाने की बात कही। सीएम ने प्रदेश 101 फूड पार्क के लिए जमीन चिन्हित की जाने और दंतेवाड़ा में मल्टी स्किल सेंटर स्थापित करने की बात कही है। नरवा गरवा घुरवा बारी और न्याय योजना मल्ल मिला के देखबो तो सफा नजर आही कि जिहाँ ले एक बात खत्म होथे उहीं ले दूसरिया बात शुरू हो जाते। हमार प्रयास हवे कि सरलगहा योजना बने ते पाए के एक के फायदा दूसर बर मिलाए, जैसे गरवा गौठान और गोधन न्याय योजना। फिर वर्मी कंपोस्ट ले धान पान ला फायदा होही और बारी मन घलोक लाभ मिलही। नरवा के विकास होही तो ओखर लाभ जम्मो कोती मिलही। जहाँ तक छत्तीसगढ़ी की बात है तो हमन जतका एखर सेवा करबो, जतका उपयोग करबो, जतका प्रचार करबो, वैसने संस्कृति और भाषा
बढ़त जाए। और बिहार में हुंकार भरेंगे सीएम बघेल। बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग को स्टार प्रचारकों की सूची सौंपी गई है। कांग्रेस के 30 नेताओं के नाम लिस्ट में शामिल हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो बिहार में स्टार प्रचारक होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जो 30 स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है उसमें भूपेश बघेल का भी नाम है। उपचुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के 4 मंत्री मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें मंत्री रविंद्र चौबे, शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत और उमेश पटेल का नाम शामिल है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर सीट में प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि मध्य प्रदेश में हमारे पुराने संबंध है और वहां पर पार्टी के लिए हम चुनाव प्रचार करेंगे। पार्टी का निर्देश का तो हमेशा हम लोग पालन करते हैं और जिन जिन कांग्रेस के विधायक और माननीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश के जिन विधानसभा क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, और जैसा आपने कहा कि ग्वालियर के लिए मेरा भी नाम है, हम लोग मध्य प्रदेश में जिन लोगों का नाम है वहाँ विधायक रहे हैं, वहाँ मंत्री रहे हैं, सबके अपने अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे और प्रचार करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। रायपुर में चलने वाली सिटी बसें अभी सिर्फ मंत्रालय और कोविड ड्यूटी ही कर रही हैं। आम यात्रियों के लिए चलने वाली बसों पर अभी ब्रेक लगा हुआ है। 67 बसें तो ऐसी हैं जिनके परमिट का नवीनीकरण भी नहीं हो पाया है। लॉकडाउन के समय से ही कई ड्राइवर और कंडक्टर बेरोजगार बैठे हैं। सिटी बसें शुरू करने की लगातार मांग उठ रही है। कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और महापौर से भी मुलाकात ये लोग कर चुके हैं, लेकिन बसें शुरू नहीं हो पा रही हैं। नगर निगम की ओर से कई बार सिटी बस संचालकों से बातचीत की गई, लेकिन कोरोना काल में होने वाले नुकसान की वजह से कंपनी ने फिलहाल बस चलाने से इनकार कर दिया है। महापौर के मुताबिक उनसे बातचीत कर गतिरोध को दूर कर दिया गया है, तो बसें खड़ी हैं और लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मांगे यह है कि लॉकडाउन से लेकर आज तक ना हमको रोजगार मिला, ना वेतन दिया जा रहा। जो लॉकडाउन का वेतन देना था आज तक अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये सब जितने भाई खड़े हैं सब परिचालक है। हमारी मांगे यही शासन से है कि हमारा वेतन दिलाया जाए। हमने 4 लेटर दिए हैं, एक कलेक्टर जी के पास दिए थे, एक महापौर के पास भी दिए हैं, अपने आयुक्त में दिए हैं। ये 4 महीना हो गया हम लोग को इधर उधर दौड़ते हुए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डिपो में जाए तो डिपो ले बोलते हैं देंगे देंगे, 6-7 महीने हो गया कोई पेमेंट नहीं आया है आज तक। सिटी बस से कहीं पर भी कोई वो नहीं है। अभी जिस तरीके से कोरोना काल हुआ, जिस तरीके से अभी लॉकडाउन हुआ, तो निश्चित तौर पर अभी हम लोग सिटी बसों को खुद ही लोग कम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए वो कम भी चल रही है। कई जगह वो लोग की कहीं तनख्वाह की भी कहीं उनकी प्रॉब्लम थी, उसको भी हमने मंत्रालय से बोल के उसको भी हमने ठीक करवाया। तो बहुत जल्दी जैसे रायपुर स्पीड पकड़ेगा, जैसे लोग सिटी बस में लोगों को पड़ेगा, तो बहुत जल्दी रायपुर में सिटी बस भी दिखाई देने लगेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इस वक्त देवव्रत भगत जुड़े हुए हैं रायपुर से। देवव्रत भगत, बताइए, लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई सिटी बसें चलें, हम लोग उसमें सफर करें, लेकिन बस चलाने से जो बस संचालक हैं वो क्यों इनकार कर रहे हैं? जी, फिलहाल जो इस तरह की दलील दी जा रही है ये कोरोना काल के नुकसान की दी जा रही है, लेकिन ये कई बार कोशिशें नगर निगम कर चुका है कि कंपनी को मनाया जाए और ठेका कंपनी द्वारा बसें संचालित की जाएं। फिलहाल जो बसें चल रही है वो केवल मंत्रालय ड्यूटी ही कर रही हैं। मंत्रालय के जो कर्मी स्टाफ हैं उनको मंत्रालय तक लाने ले जाने की व्यवस्था, और इसके अलावा कुछ ऐसी सिटी बसें हैं जो कि कोविड पेशेंट को लाने ले जाने में इसकी व्यवस्था की गई है। रही बात बाकी बसों की, तो वो खड़ी हुई अब भी धूल खा रही है। लॉकडाउन के समय से बसों पर अब भी ब्रेक लगा हुआ है। कोशिशें काफी यहां पर स्मार्ट सिटी द्वारा की गई, और क्योंकि राजधानी रायपुर की में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन सिटी बस को कहा जाता है, ज्यादातर जो लोग हैं वो सिटी बस में ही सफर करते हैं, और उसके लिए बकायदा गाइडलाइन भी तैयार कर दी गई थी, क्योंकि अंतरराज्यीय बसें चल रही हैं, इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी बसें आ रही हैं, और ऐसे में सिटी बस का नहीं चलना यात्रियों के लिए काफी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी देवव्रत अनलॉक हो चुका है। देवव्रत, बड़ा सवाल ये भी कि जो मेयर हैं वो कह रहे हैं कि बातचीत करके हमने गतिरोध को दूर कर दिया
दूर कर दिया है, तो क्या जो कंपनी है वो मनमानी कर रही है, इसीलिए बसों के पहिए थमे अभी तक? जी, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मेयर का तो जरूर ये कहना है कि गतिरोध दूर हो गया है और दिखाने भर के लिए केवल रूट पर 3 ही बसें चल रही है, जबकि 67 से ज़्यादा ऐसी बसें हैं जिनका अभी तक के परमिट नवीनीकरण तक नहीं हो पाया है और वो बसें अब भी डिपो में खड़ी हुई है। जबकि शासन की योजना के तहत इन तमाम बसों को खरीदा गया था, जिसको संचालन की जिम्मेदारी निजी कंपनी को दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके कंपनी जो है बसें चलाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी ये दलील है कि फिलहाल उनको सवारी नहीं मिलेगी। जबकि ऐसा नहीं है, अभी जो गाइडलाइन आई है शासन की, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोग भी, देवव्रत, बिल्कुल लोग भी ये चाहते हैं कि सिटी बसें चलें। आपने भी कहा भाई रायपुर के लिए, कम से कम शहरों के लिए सिटी बसें तो लाइफलाइन की तरह हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जगदलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल पर सट्टा खेल रहे थे ये लोग, सट्टा खिलाया जा रहा था। यहां पर 1 करोड़ से ज्यादा की सट्टा पट्टी जब्त की गई है। कोतवाली थाना इलाके की यह घटना है, जहां पर आईपीएल पर सट्टा लगाते वक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया है। आईपीएल पर सट्टा खेल रहे थे ये लोग। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सट्टा पट्टी जब्त की गई है। कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई जगदलपुर में। और कोरबा से खबर, जहां पर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 2 व्यापारी रंग रलियां मनाते हुए पकड़े गए हैं। दलाल समेत 3 गिरफ्तार किए गए हैं। महिला के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर हाथ पांव फूल गए। दोनों आरोपियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएसईबी चौकी क्षेत्र के पंप हाउस कॉलोनी में पुलिस रेड में इस बात का खुलासा हुआ है। तो कोरबा में सेक्स रैकेट चल रहा था, उसका भंडाफोड़ हो चुका है। 2 व्यापारी रंगरलियां मनाते हुए पकड़े गए।